भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% आबादी जनजातीय आबादी है जो राज्यों में निवास करती है। कुछ राज्य सघन जनजातीय वाले राज्य हैं और कहीं पर कुछ विशेष स्थानों पर रहते हैं और कहीं वो बिखरे हुए हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो परंपराएं हैं, इनकी जो संस्कृति है वो एक अनूठी संस्कृति है, एक अलग संसार है। हम बात कर रहे हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री श्री जुएल ओराम जी से। पिछले 2 साल में सरकार ने जनजातीय लोगों के विकास के लिए क्या क्या कार्य किए हैं। सबसे पहले जो बात समझ में आती है वो ये है कि इन्हें विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए शिक्षा का उनमें प्रचार प्रसार करना बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षा उन लोगों तक पहुंच सके जो अब तक शिक्षा से महरूम थे, मंत्रालय ने क्या कार्य किए हैं? राज्य सरकार को हम सहायता देके आश्रम, कन्याश्रम, छात्रावास ये चलाते हैं। भारत सरकार का सीधे अनुदान में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय का तर्ज पे चलता है जी। उसमें पूरा खाना पीना, कपड़ा, पढ़ाई 6 क्लास से लेके +2 तक और इंजीनियरिंग मेडिकल में वो कंपटीशन में जाके उसमें क्वालिफाई करे, इसके लिए हम लोग स्पेशल एजुकेशन चलाते हैं। भारत सरकार का जनजाति कार्य मंत्रालय में सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम वो जनजाति का शिक्षा के ऊपर में ही हम ज़्यादा महत्व दे के काम करते हैं। लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी भी हैं जिनमें इन छात्रों को अपने मूल निवास से थोड़ा सा बाहर ला करके मुख्य धारा में जोड़ते हुए इन्हें वहाँ छात्रावास की सुविधाएं दी जाती हैं, इन्हें आवास की सुविधाएं दी जाती है, भोजन की सुविधा दी जाती है और यूँ कहें तो पूरी सुविधाएं, निःशुल्क शिक्षा इन्हें प्रदान की जाती है। इसके किस तरह के परिणाम अब तक सामने आए हैं? इसका अच्छा परिणाम आया है। पहले इंजीनियरिंग में, मेडिकल में आप बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था उसमें हम लोग का स्टूडेंट भरपाई नहीं हो पाते थे, उसमें जितना लोग उसमें आना चाहिए उसमें हो नहीं पाते थे। लेकिन आजकल वो ऐसा पद रिक्त नहीं हो रहा है, उसमें पूरा के पूरा क्वालिफाई कर रहे हैं छात्र और उसमें इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, हायर एजुकेशन में ये पूरा के पूरा ट्राइबल बच्चे भर्ती हो रहा है और इसमें कोई भी ऐसा क्वालिफाइड कैंडिडेट नहीं मिलता है, ऐसा सिचुएशन नहीं है। आज एक टाइप का हम बाकी लोगों के साथ भी, जनरल लोगों के साथ भी कंपटीशन में आ चुके हैं। एक और बहुत आवश्यक चीज़ है वो है रोज़गार। एक नया फैशन भी बाज़ार में अब चल पड़ा है कि हस्तशिल्प और हथकरघा की जो जनजातीय लोग बनाते हैं उन्हें बाज़ार मुहैया करा जाए ताकि उनके पास भी पैसा हो सके और वे अपने जीवन स्तर को सुधार सके। तो इनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाज़ार में लाने के लिए किस तरह की सुविधाएं मंत्रालय में? हमारे एक मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम ट्राइफेड बोलते हैं। मार्केटिंग लिंकेज देता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देता है, उनको ट्रेनिंग देता है। अब बीच बीच में उनका जो बनाए हुए चीज़ है उसको हम बहुत सारे महानगर में और बहुत सारे मार्केट एरिया में उसको लेके प्रदर्शनी करवाते हैं ताकि उसमें लोगों का आवश्यक क्या है उसके बारे में उनको जानकारी मिले और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो। और इसके लिए कुछ मार्केटिंग आउटलेट भी हम लोग ट्राइब सब के नाम में चलाए हुए हैं। तो इसके कारण क्या है कि जो जनजाति प्रोडक्ट है ये अभी धीरे धीरे एक्सपोर्ट होने लगा है। एक नई चीज़ जो खादी के साथ प्रयोग किया गया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में भी कहा था कि खादी लोगों की आवश्यकता के अनुसार कपड़े बनाए, केवल पारंपरिक कपड़े ना बनाए। तो ऐसे ही इनको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट उपलब्ध हो सके, विपणन ज़्यादा बढ़ सके, आवश्यकता के अनुरूप क्या इसमें कुछ आधुनिकीकरण की कोशिश की गई है? हम लोग ट्रेनिंग भी इसलिए उनको देते हैं अलग से, और मार्केट आवश्यक क्या है, ग्राहक इसको कैसे चाहता है, क्या उसमें मॉडिफिकेशन हो, इसके लिए भी हम लोग प्रेरित किया है और उसमें से भी हमको काफ़ी सफलता मिला है। आधुनिक चिकित्सा सुविधा उन तक पहुँचे जो उनकी आवश्यकता के अनुरूप हो, इस बारे में मंत्रालय के क्या प्रयास हैं? इसके बारे में हम लोग का मोबाइल डिस्पेंसरी है, मेडिकल वैन्स और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, रामकृष्ण मिशन है, भारत सेवाश्रम संघ है, वनवासी कल्याणाश्रम है, ऐसा एस्टैब्लिश वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस है। मैं एक उदाहरण तौर पे बता सकता हूँ कि आपका अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है ईटानगर में, वहाँ रामकृष्ण मिशन द्वारा चलाया हुआ जो हॉस्पिटल है उसको गवर्नमेंट का रेफरल है। और ऐसा हम लोग बहुत सारे दूर दराज का इलाका में करते हैं, इसलिए आधुनिक चिकित्सा उनको मुहैया करने के लिए कोशिश करते हैं। फिर भी
उनमें सिकिल सेल एनीमिया और आपका मलेरिया, ये बहुत सारे ट्रबल अभी भी है। और उसके लिए भी भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है, उनके साथ भी हम लोग का टाई अप है। और कुछ फार्मा कंपनीज वो लोग आगे आए हैं और मलेरिया इरेडिकेशन और सिकिल सेल एनीमिया में वो लोग मिल के काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये लोग उसको सहर्ष स्वीकार करें, क्या इस तरह की कोई प्रोत्साहन की भी बात आप उन जनजातीय लोगों में? हाँ, इसके लिए भी हम लोग प्रोत्साहन के व्यवस्था है। और इसके लिए बहुत सारे रीजनल वर्कशॉप, सेमिनार और उनमें जाके बातचीत करके डेमोन्स्ट्रेशन करना, उनको बताना और जागरूक करना, ये हम लोग कोशिश करते हैं। उनकी अपनी परंपराएं, उनके अपने विश्वास, उनकी अपनी भाषा, उनकी अपनी बोली, अपना रहन सहन, वो भी सुरक्षित रह सके, क्या इसका भी प्रयास? हाँ, यस, हमारे स्टेट में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनके द्वारा उनका बोली भाषा का हम पुस्तकीकरण, उसमें हम लोग लिटरेचर बनवाते हैं, उसका प्रसार करवाते हैं। रीजनल चैनल्स जो है, उनका गीत गाना, उनका परंपरा, उनका रीति रिवाज, इसके बारे में प्रदर्शनी करवाना, डॉक्यूमेंट्री बनवाना और उसको टेलीकास्ट करवाना, ये सब हम लोग भी करते हैं। आकाशवाणी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि दूर दराज के क्षेत्रों में आकाशवाणी ऐसा सूचना का माध्यम उनके पास रहता है जहां से वो अपने आप को प्रशासन से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। जी, आकाशवाणी का भी हम लोग सहारा लेते हैं और उनको भी हम आकाशवाणी में भी हम उनको प्रोत्साहित करते हैं कि इसमें वो लोग आए। जनजातीय आबादी से अनेक खिलाड़ी भारत में हुए हैं, लिम्बा राम उनमें से रहे हैं, आर्चरी के अंदर बहुत हैं, हॉकी में बहुत हैं, फुटबॉल में बहुत अच्छे बच्चे सामने आ रहे हैं। तो एक तरफ तो जनजातीय आबादी के परंपरागत खेल हैं, दूसरी तरफ दूसरे खेल हैं, दोनों में इनका विकास हो, इसके लिए क्या प्रयास है? इसका दोनों में तालमेल है और आधुनिकीकरण भी है। खिलाड़ियों को हम प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार के इस जनजाति मंत्रालय से भी स्पेशल व्यवस्था है और भारत सरकार के स्पेशल एरिया गेम डेवलपमेंट का भी व्यवस्था है और उनको हम प्रोत्साहन देने के लिए कोशिश करते हैं। हम एक तो क्रीड़ा मंत्रालय इसके लिए स्पेशल एरिया गेम डेवलपमेंट के लिए है, लेकिन भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय भी ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ियों और ऐसा खेल को और उनका सांस्कृतिक धरोहर को हम लोग बचाए रखने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। एक उदाहरण है, जो भारत में तीरंदाज हैं वो ज़्यादातर जनजातीय क्षेत्रों से हैं, लिम्बा राम थे राजस्थान के, हॉकी में भी नाम किया। हॉकी में अब जिस तरह से बिरसा मुंडा से लड़के खेलने आ रहे हैं, दमखम का खेल माना जाता था। तो आधुनिक खेलों के साथ साथ इनके परंपरागत खेलों के साथ इनको भी आधुनिक खेलों में शामिल किया जा सके, क्या ये भी आप प्रयास करते हैं? हाँ, जो भी इसमें अच्छा काम करते हैं उनके लिए स्पेशल हॉस्टल और इनके लिए स्पेशल आवासिक व्यवस्था, ये भी हम लोग करवाते हैं। मंत्री महोदय, जनजातीय क्षेत्रों में सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं बहुत देर से पहुंचती हैं। प्रशासन पहुंचाने का प्रयास करता है तो थोड़ा सा इनकी तरफ से भी विरोध होता है कि शायद ये लोग हमारी संस्कृति पर हमला करने वाले हैं। तो समझा बुझाकर बातचीत से ये हल किया जा सकता है कि ये उनके विकास के लिए है। तो ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों में सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं जनजातीय लोगों तक पहुंच पाएं, इसके लिए आपका मंत्रालय बाकी मंत्रालयों से किस तरह से कोऑर्डिनेशन करता है? पहला तो काम जो भारत सरकार का जनजाति मंत्रालय जो बना, ये एक बड़ा मैसेज है, ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि आप लोग को विचार करने के लिए, आपका समस्या को समझने के लिए एक अलग से मंत्रालय बनाया गया। इसके कारण उनमें जो ये भ्रम था कि सरकार हमारा विरोध में जाने वाला है या हमारा परंपरा को नष्ट करने वाला है, ये भ्रम टूट चुका है। अभी वो लोग को विकास के दौड़ में शामिल होने के लिए वो तैयार है और उसके लिए हम लोग भी कोशिश करते हैं। तो इसलिए हम लोग को आर्टिकल 275(1) है, संविधान के धारा 275(1) है, उसमें क्लियर कट लिखा गया है कि आप उस एरिया में लोग जो चाहेंगे उसको दिया जाए, उसका कोई बाधा बंधन नहीं है। तो लोग जो चाहते हैं, आप रोड चाहते हैं तो रोड देते हैं, पानी मांगते हैं तो पानी के लिए व्यवस्था करते हैं, स्कूल मांगते हैं तो स्कूल का व्यवस्था करते हैं, बिजली मांगते हैं तो बिजली का व्यवस्था करते हैं। तो ऐसा ओपन एक सिस्टम भारत सरकार का, बजट उसका प्रावधान है। तो इसलिए लोगों में भी ये जागरूक हो चुका है और लोग उसके लिए मांग रहा है और अभी तेजी से विकास हो, उसके लिए वो लोग लालायित है। पिछले 2 वर्षों से आपकी सरकार कई आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक विकास की योजनाएं चला रही है। आपका मंत्रालय उन मंत्रालयों से किस तरह से समन्वय स्थापित करता है ताकि जो उनकी योजना है वो जनजातीय लोगों तक पहुंच सके या उनको पता लग सके? अपना मंत्रालय का और अपना लोगों का जो
हम लोग का परिचय है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ है, स्वेच्छासेवी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ हम लोग बातचीत करके रीजनल कंसल्टेशन करके हम करते हैं। जैसा जन धन में जो अकाउंट हुआ वो सबसे ज़्यादा ट्राइबल लोग उसका बेनिफिट लिया। 12 रुपया का जो इंश्योरेंस हुआ उसका भी सबसे ज़्यादा बेनिफिट ट्राइबल लोग ले, इसके लिए हम लोग कोशिश किया। हम लोग कोशिश किया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसका लाभ सबसे ज़्यादा ट्राइबल ले, इसके लिए हम लोग कोशिश किया। स्पेशल बेनिफिट ले, इसके लिए हम लोग भी प्रयास करते हैं और उसको मोटिवेशनल तौर पे हम लोग उसको लेते हैं। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय अनेक योजनाएं बनाते हैं और उनका लाभ जनजातीय क्षेत्र तक पहुंच सके, इसके लिए विशेष ध्यान दिया जाता है। आपका मंत्रालय उनके साथ किस तरह से समन्वय स्थापित करता है ताकि उन योजनाओं का बेहतर लाभ जनजातीय क्षेत्रों तक पहुंच सके? हमारा जो प्रोग्राम है ये इसको टीएसपी अप्रोच बोलते हैं, ट्राइबल सब प्लान प्रोजेक्ट अप्रोच। प्लान के अंदर में और एक प्लान चलाना, इसके लिए हमारे भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी के अध्यक्षता में एक कमिटीज ऑफ सेक्रेटरीज है और उसको स्पेशल एम्फासिस देके हर मंत्रालय एक पर्टिकुलर परसेंटेज पैसा खर्च करे। कोई भी योजना घोषित होता है उसमें ट्राइबल के लिए स्पेशल प्रोग्राम हो, उसके लिए कैबिनेट सेक्रेटरीट का अध्यक्षता में एक है और मंत्रालय भी इसको क्लोजली मॉनिटरिंग करता है। जनजातीय लोगों के लिए भारत सरकार ने अनेक स्थानों पर आरक्षण भी रखा हुआ है, उनको प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देकर के उन योजनाओं का लाभ उन तक मिले, आरक्षण का पूरा लाभ उनको मिले ताकि वो शिक्षा के साथ साथ रोजगार और अन्य क्षेत्रों में आगे आएँ। क्या आपका मंत्रालय इस तरह का समन्वय भी स्थापित करता है? यस, स्टेट लेवल में ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी है जिसका चेयरमैन स्वयं मुख्यमंत्री होते हैं। उसमें बहुत सारे सांसद, विधायक मेंबर होते हैं और हमारा जो भी प्लान प्रोग्राम लागू होता है उसको प्रोजेक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी है, उसमें भी निर्वाचित प्रतिनिधि और वो लोग वहाँ मेंबर है। तो इसलिए हर काम का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें एक टाइप का मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी है और उसका प्लानिंग प्रोसेस भी ग्राउंड लेवल से हो, इसके लिए व्यवस्था है। राज्य सरकारों से आपका समन्वय किस प्रकार से रहता है और आप किस तरह से मॉनिटरिंग करते हैं कि वो जो आपके निर्देश हैं उनका अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा? मैं स्वयं मंत्री के नाते दौरा करके कुछ काम देखता हूं और सरकार से बातचीत करता हूं और हमारे मंत्रालय के बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी भी बीच बीच में बहुत सारे दूर दराज का इलाका में प्रोग्राम का क्या प्रभाव है, इसके अलावा भी हम एक इंडिपेंडेंट एजेंसी लगा के भी उसका मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं और उसमें क्या उसका परिणाम है, उसका रिजल्ट क्या है, उसका इम्प्लीमेंटेशन पोजीशन क्या है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। संगठनों को और मजबूत किया जाए ताकि आदिवासियों की, जनजातीय लोगों की आवाज़ प्रशासन तक और प्रशासन की बात उन तक पहुंच सके, इसके किस तरह से प्रयास किए जाते हैं? इसके लिए बहुत सारे स्वेच्छासेवी ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ साथ भी स्टेक होल्डर है इसमें, तो हम उनका सहारा लेते हैं। उनका लीडरशिप भी जो पेशा एक्ट के कारण काफ़ी बढ़ चुका है, निर्वाचित प्रतिनिधि भी काफ़ी लोग आ चुके हैं और उसमें वो लोग रुचि ले रहा है, तो इसलिए कम्युनिकेशन, वार्तालाप करना ज़्यादा कठिन का काम नहीं हुआ है। एस्टैब्लिश वॉलंटरी एजेंसी जो है EVH, जो प्रतिष्ठित रामकृष्ण मिशन है, भारत सेवाश्रम संघ है, ठक्कर बाबा का आश्रम है, आपका बनवासी कल्याण आश्रम है, ये सब बहुत सारे एस्टैब्लिश वॉलंटरी एजेंसी है, उनका थ्रू में हम लोग इन तक पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री महोदय ने अभी पिछले दिनों कौशल विकास योजना आरंभ की है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जिसके हाथों में जो भी कौशल हो उसका विकास करके अगर उसकी मांग बाजार में होती है तो उस तक वो रोजगार मुहैया किया जा सके, उन तक ये कौशल विकास की बात पहुँचे ताकि वो अपने कौशल को बाहर दिखा सकें, अपने हुनर को बाहर दिखा सकें। ये जो नई योजना अब चली है, इसमें आपका मंत्रालय किस तरह से समन्वय कर रहा है? हम लोग का पहले से वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जगह जगह पे, अब बहुत सारे एरिया में कुछ ट्रेड को हम लोग का, उनका ड्राइविंग हो, नीटिंग हो, आपका पोल्ट्री हो, गोटेरी हो, हस्तशिल्प है, इसमें हम लोग ट्रेनिंग देते थे। लेकिन स्किल डेवलपमेंट आने के बाद उसमें नया बहुत सारे सब्जेक्ट उसमें जुड़ गया है और इसमें भी एक अच्छा खासा संख्या में वो लोग सामने आ रहा है। स्किल डेवलपमेंट 88,000 से ज़्यादा ट्राइबल लोगों को एक साल में हम लोग दिया है। डायरी डेवलपमेंट में 62,000 से ऊपर लोगों को हम लोग दिया है। पोल्ट्री में, फिशरी में, हॉर्टिकल्चर में, ऐसा करके हम करीब 2 लाख से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं एक साल में और उनको काम में लगाए हैं। मंत्री महोदय, अक्सर देखा गया है कि जितनी भी ये जनजातीय आबादी है वो मुख्यतः जंगलों में निवास करती है, रिमोट एरियाज़ में रहती है। फॉरेस्ट एक्ट को लेकर के कई बार समस्याएं आती हैं।
तो दोनों में कैसे तालमेल बिठाया जाए, इसको लेकर के आपके मंत्रालय के किस तरह के प्रयास हैं? अभी फॉरेस्ट राइट एक्ट FRA एक्ट के कारण बहुत सारे वन में जो पहले से बस गए थे उनको पट्टा नहीं मिलता था, उनको सरकारी सुविधा नहीं मिलता था। उसमें से हम लोग 2,66,000 लोगों को हम व्यक्तिगत पट्टा हम लोग दिया है। उसके साथ साथ आपका जो कम्युनिटी क्लेम ये भी 31,000 से ज्यादा एरिया का हमने दिया है। और इसको अगर जमीन के हिसाब से अगर आंका जाए तो आपका 59 लाख हेक्टर जमीन लोगों को मिला है। इसके कारण उनका जो पहले सरकारी सुविधा उनको नहीं मिल पाता था, इंदिरा आवास हो, सिंचाई के लिए कुआं हो, नलकुआं हो, रोड हो, बिजली हो, ये सब कनेक्शन नहीं हो पाता था, ये अभी हो पा रहा है। इसके कारण बहुत सारे लोगों को भी बेनिफिट मिला है। आपके मंत्रालय का कोई ध्यान आकर्षित कराना चाहे तो वो कहाँ इसकी सूचना दे सकता है, हमारे- कैसे आप तक पहुँच सकता है? हमारा भारत सरकार का वेबसाइट है tribal.nic.in है। उसके साथ साथ हमारे ग्रीवांस रिड्रेसल मॉनिटरिंग सिस्टम है, उसमें वो लिख सकता है, वो भेज सकता है और सीधे भी लिख सकता है और हमको बता सकता है और हम उसमें से लोगों को रेस्पॉन्स देते हैं और उसमें से हम उसका निदान बताने के लिए कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया का आजकल बहुत प्रचलन है और ऐसा नहीं है कि हमारी जनजातीय आबादी इससे अछूती है, मोबाइल वहाँ भी पहुँच गया है। तो अगर कोई सोशल मीडिया का सहारा लेना चाहे तो किस तरह से आ सकता है? भारत सरकार का वेबसाइट है मंत्रालय का, उसमें से tribal.nic.in ये बहुत पुराना वेबसाइट है। हमारा फेसबुक है, हमारा ट्विटर है, कंप्लेन कर सकते हैं। और राम जी, आप क्या चाहेंगे कि और क्या किया जा सकता है ताकि इनको भारत के विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके? जनजाति में बहुत सारे कुरीतिज हैं, अंधविश्वास है, इसको दूर करवाना आवश्यक है, उनमें से उसको हटाना आवश्यक है। उनको शिक्षा दिया जाए, आधुनिक शिक्षा, आधुनिक विज्ञान, आधुनिक समाज के बारे में जानकारी दिया जाए। साथ साथ उनका कल्चर को प्रिजर्व किया जाए। स्पेंडिंग है सबसे ज़्यादा फोकस काम है। भारत के अगर उत्तर पूर्वी राज्यों पर नज़र डालें तो सबसे ज़्यादा जनजातीय इलाके वहीं पर हैं। वहाँ पर किस तरह की योजनाएं पिछले 2 साल से सरकार ने शुरू की हैं? उस एरिया में हम स्पेशल प्रोग्राम भी देते हैं। लुक ईस्ट पहले का पॉलिसी था, लेकिन अभी एक्ट ईस्ट पॉलिसी हम लोग ले रहे हैं और उत्तर पूर्व क्षेत्रों में काम हो, दौरा हो और वहाँ के लोग उसमें शामिल हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप भारत के लोगों से कि वो जनजातीय लोगों से किस तरह से सहयोग लेते हुए उनके साथ घुल मिलकर भारत के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर दोनों आगे बढ़ें? नरेंद्र भाई मोदी सरकार का जो पॉलिसी है ये गांव, गरीब, किसान, जनजाति, पिछड़ा वर्ग इनके लिए है। और इसमें से जो मेजॉरिटी ऑफ दी जो प्रोग्राम अभी तक जो कार्यान्वयन हुआ है वो सब ये गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, आदिवासी के लिए है। तो उसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए कोशिश किया जाए और हम आगे बढ़े, सबके साथ मिल के हम बराबरी में आए, इसमें आप प्रयास हम करना चाहिए, ये मेरा आग्रह है। श्री जुएल ओराम जी, आपने जो जानकारी दी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।